इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध पर नई आर्थिक नीति का प्रभाव। ये हम कहाँ के कंटेक्स्ट में करेंगे? इंडियन कंटेक्स्ट में, समझे? इन इंडिया इंडियन कंटेक्स्ट में हम इसको एनालाइज करेंगे, समझे? भारत के संदर्भ में इसकी हम लोग विवेचना करेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वह कब आया? 1991 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, श्री कर देते हैं मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर और मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके पहले जो उनको ताज मिला वो फाइनेंशियल क्राइसिस का ताज था, इसलिए कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज का अभाव हो गया था और चंद्रशेखर साहब के रीजन में हम लोग सोना को गिरवी रखकर और विदेशी मुद्रा प्राप्त किए थे। जब तक हमारे देश में विदेशी मुद्रा नहीं होगा तब तक हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड हमारा करना, इंटरनेशनल टूर करना, ये सब बैन हो जाएगा, समझे? तो हमारा ट्रेड बाधित, हमारा टूरिज्म बाधित, सब बाधित। तो हुआ कि नहीं, इंडिया में हमको फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कितना सोना गिरवी रख कर के लाएंगे, हमको जनरेट करना होगा, समझे? तो जनरेट करने के लिए हुआ कि नहीं, सबसे ज़रूरी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार की ज़रूरत है। और इसी आर्थिक सुधार के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया, समझे? इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 3 सेंटर मेन पॉलिसी है। इसके एक्सिलरी पॉलिसी बहुत है, ऐसा नहीं है, एग्जिट पॉलिसी या दूसरा पॉलिसी भी है, लेकिन इसके 3 मेन पॉलिसी माना जाता है। और उसको जनरली देखिएगा किताब में एलपीजी करता है, एलपीजी पॉलिसी। तो बहुत जगह जो है एलपीजी लिखता है, लेकिन हम कहेंगे पीएलजी करके पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे पीएलजी करके, बात वही होगा, लेकिन हम लोग जो है उसको रीअरेंज करेंगे, एलपीजी के जगह पर पीएलजी हम लोग पढ़ेंगे, समझे? ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पीएलजी, बात वही। एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उदारीकरण। पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और जी से ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण, जगतीकरण, भूमंडलीकरण। हिंदी में कई गो करण आ जाते हैं, इंग्लिश में एक गो होगा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, समझे? अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, और तब पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? अब ये देखना है कि जो हमें इसने पॉलिसी लागू किया, एक्सेप्ट किया, उस पॉलिसी का मेन थीम क्या था। और हम इकोनॉमिक दृष्टि से थोड़ा सा
लेकिन हमारा मेन जो मोटो होगा वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, हम समझे। इसलिए कि वो उसका इम्पैक्ट जो है उस पॉलिसी का इंडस्ट्री में पड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाया गया, नो डाउट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए लाया गया, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो टारगेटेड रहा, उस डायरेक्टली अफेक्टेड रहा। तो हम लोग बेसिकली इंडस्ट्री को फोकस करते हुए पढ़ेंगे, समझे। इसी में हम लोग क्या ग्रोथ रेट हुआ, क्या हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या रेशियो में आया, किस सेक्टर का ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लाने में सक्सेस रहा, वो सब जब पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे डाटा वगैरह, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक का एरिया। हम लोग केवल इसके इम्पैक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिसी हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, दूसरा देखेंगे लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, और तीसरा देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है। अब आया जाए, पहला हमारा पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है। तो अपना देश जो है वो किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम का है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, समझे। तो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में मूल अर्थव्यवस्था कितना है, बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम कितना है, बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम, मूल अर्थव्यवस्था, समझे। तो बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम मात्र 2 है, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और एक है सोशलिस्ट। और जहां दोनों को अलाउ कर दिया गया वो हो जाएगा मिक्स्ड, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो जाएगा। तो इंडिया जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम दोनों को अलाउ कर दिया है। अब यहाँ जानना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट ओनरशिप होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन का निजी स्वामित्व होगा, और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का ओनरशिप होगा, सरकार का स्वामित्व होगा। अब भारत में जब देखिएगा तो भारत में बोकारो स्टील प्लांट सरकार के स्वामित्व में है, और टाटा स्टील प्राइवेट ओनरशिप में है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सरकार का है, इसार रिलायंस पेट्रोलियम प्राइवेट का है। तो हमने दोनों को अलाउ किया है, तो इसलिए हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन किसका होगा? प्राइवेटाइजेशन होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। नहीं समझे? ये प्राइवेटाइजेशन किसका होगा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, यानी जो सरकार के उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, उन्हीं का हम निजीकरण करेंगे। जो ऑलरेडी निजी ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप है, जिसका जो है वह मालिक, समझे, ऑलरेडी निजी है, उसका निजीकरण क्या होगा, समझे। जैसे अभी अभी एयर इंडिया का क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है और टाटा को दिया गया है, और इसका जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बना 68 साल पहले। सरकार इसको क्या की, नेशनलाइज की। सरकार जब टेक ओवर करती है उसको कहा जाता है नेशनलाइज कर दी, नहीं उसका राष्ट्रीयकरण की। और वहीं जो है सरकार जब प्राइवेट को दे देती है तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइज की, निजीकरण की। तो अब जो है
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑनरशिप को हम प्राइवेट हैंड्स में हैंड ओवर करेंगे, सौंपेंगे, और इसी चीज़ को क्या कहा जाएगा? प्राइवेटाइजेशन। अब क्या है कि प्राइवेटाइजेशन के पहले ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कंडीशन या सिचुएशन को जानना जरूरी है। नहीं समझे? इसके कंडीशन या सिचुएशन को जानना कि क्या स्थिति है। अगर वो प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको प्राइवेटाइज कीजिएगा तो कहेगा कि पागल कुत्ता गवर्नमेंट को काटा है, या नेता जो है बहुत ज़्यादा मोटा रकम ले लिया है घूस में, ये जो भी है। तो गवर्नमेंट जो है इसके भी इस पर भी स्टेप ली कि पहले हम क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और तब डिसाइड करेंगे कि इट शुड बी प्राइवेटाइज्ड और नॉट। यानी कि पहले हम और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, समझे, और तब यह निर्णय लेंगे कि इसका निजीकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, समझे। अब इसका शुरू हुआ रिव्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। अब देखिए, इसका एग्जामिनेशन शुरू हुआ, इसका परीक्षण शुरू हो गया भैया कि परीक्षण कीजिए कि क्या स्थिति है इसका। जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को एनालाइज किया गया तो देखा गया कि दे आर रनिंग इन 3 सिचुएशंस, या दे आर एग्जिस्टिंग, करिए नॉट रनिंग, दे आर एग्जिस्टिंग इन 3 सिचुएशंस, या दे मे बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, जो आप यूज कीजिए। ये 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, या 3 स्थिति में ये हैं, विद्यमान है। कौन कौन 3 स्थिति है? पहला स्थिति था प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, समझे। पहला मुनाफा कमाने वाला संस्था है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा रनिंग इन डेफिसिट, डेफिसिट मतलब हानि, घाटा में चल रहे हैं। एक हुआ कि मुनाफा कमाने वाला संस्था है, दूसरा कैटेगरी में कुछ संस्था दिखाई दिया जो घाटा में चल रहा था, और तीसरा जो बेचारा बीमार पड़ा था, बीमार मतलब बंद पड़ा था। अब फिर से गवर्नमेंट कहे कि नहीं, इसका भी एनालिसिस कीजिए, समझे। फर्दर इसको एनालाइज किया गया, तीनों कैटेगरी को। अब फर्दर एनालिसिस हुआ, अब इसका फर्दर एनालिसिस किए तो ये 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ। फिर से 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हो गया। पहला कैटेगरी था जो था इंक्रीजिंग प्रॉफिट, दूसरा था एवरेज प्रॉफिट, और तीसरा था डिक्रीजिंग प्रॉफिट। इंक्रीजिंग प्रॉफिट अब कैसे देखा गया? तो पिछले कुछ साल के प्रॉफिट के रिकॉर्ड को देखा गया, समझे। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, पिछले कुछ साल के प्रॉफिट के रिकॉर्ड को हमको देखना है, और उस रिकॉर्ड के बेसिस पर उसको रखा गया कि यह किस कैटेगरी में कवर्ड होगा। इंक्रीजिंग प्रॉफिट वाला माना जाएगा, एवरेज प्रॉफिट वाला माना जाएगा, या डिक्रीजिंग प्रॉफिट वाला माना जाएगा, ठीक है। अब लेट इट,
के ईयर कर देते हैं 1995 से लेते हैं 1996 या लेटेस्ट कर देते हैं 2000 में आ जाते हैं। चलिए, दो 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 5 साल कम ले रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, और ए प्रॉफिट इन करोड़ कर देते हैं, प्रॉफिट इन रुपीस करोड़, करोड़ रुपया। यहाँ मुनाफा कमा रहा है कितना? करोड़ में। अब देखिए 2012 में 421 करोड़, 2013 में 455 करोड़, 2014 में 490 करोड़, 2015 में 545 करोड़, 2016 में 602 करोड़। ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है बी, ये प्रॉफिट कमा रहा है 603 करोड़, 2013 में 598 करोड़, 2014 में 602 करोड़, 2015 में 595 करोड़, 2016 में 599 करोड़। तीसरा का एनालिसिस हुआ, सी कैटेगरी में आया 890 करोड़, 875 करोड़, दूसरा साल 845 करोड़, अगला साल 813 करोड़, अगला साल 780 करोड़। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी ए बी सी, 3 जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस किए, और ऑल आर प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। सब क्या है? सब मुनाफा कमाने वाला इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी को कहते हैं राजनीति। वैसा नीति जिसका राज कोई नहीं जानता है, वही ना राजनीति है। जब नीति का राज जानिए जाएगा तब तो कोई नीति काम नहीं करेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी को देखिए राजनीति क्या है। अब क्या हुआ, इसको देखें, ये इसका प्रॉफिट हर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये कहाँ आ जाएगा? इंक्रीजिंग प्रॉफिट के कैटेगरी में जाएगा। इसका प्रॉफिट क्या स्थिति है? एवरेज है। नहीं, वो 600 करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, अप डाउन कर रहा है, समझे? तो ए बी कहाँ चला गया? एवरेज प्रॉफिट में। 80, इसका प्रॉफिट हर साल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो सी आ जाएगा डिक्रीजिंग प्रॉफिट में, समझे? तो ए आ गया इंक्रीजिंग प्रॉफिट, बी आ गया एवरेज प्रॉफिट, और सी आ गया डिक्रीजिंग प्रॉफिट। ठीक है। सरकार कही कि ये तो हमारा रत्न है, नहीं समझे? ये देश का रत्न है जिसकी प्रॉफिट बढ़ते जा रही है, हर साल बढ़ रही है, तो रत्न है। तो शुरू के स्टेज में 1991 के दशक में देखिएगा नवरत्न घोषित किया, उसके बाद महारत्न जी जन्म लिए, उसके बाद उनके पुत्र आए मिनी रत्न जी, बहुत रत्न समय के साथ पैदा होते गए। तो ये देश के रत्न, तो देश के महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, ये सब किसको कहा गया? जिसकी प्रॉफिट इंक्रीजिंग था। जो इंक्रीजिंग प्रॉफिट वाले थे, दे वेर डिक्लेयर्ड रत्न बाय द गवर्नमेंट। कहे कि ना ये तो भाई रत्न है, ये तो बढ़ते जा रहा है कीमत। नहीं, जैसे कोहिनूर हीरा, उस समय का क्या वैल्यू था, आज क्या वैल्यू है, तो ये तो हीरा है ना, रत्न है हमारे देश का। चलिए, तो ये रत्न घोषित होने लगे। चलिए कोई बात नहीं।
अब हम लोग समीक्षा करेंगे एवरेज प्रॉफिट वाला। ये 600 के अप्रोक्सीमेट एवरेज कितना है? 600 करोड़, यही ना एवरेज है। एवरेज प्रॉफिट 600 करोड़ है, अप डाउन करके मिलाइए, एवरेज 600 करोड़। गवर्नमेंट ऐसे देखने लगी, कही कि अगर 600 के जगह पर कोई आके 1500, 1600, 1800 करोड़ दे देगा तो इसको भी लीज पर दे देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, बशर्ते कि वो आके मुनाफा ज़्यादा दे के एग्रीमेंट कर, समझे। माने यहाँ भी सरकार का मन डोल गया प्राइवेटाइज करने का। अब दूसरी तरफ देखिए, ये डिक्रीजिंग प्रॉफिट है, तो शुरू में तो कम डिक्रीज होता है, लेकिन जब बाद में जाइएगा तो बड़ा तेज़ी से वो डिक्लाइन करेगा उसका प्रॉफिट, समझे। पहले 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ ऐसे डिक्लाइन करेगा, बाद में 200 करोड़ सीधे नीचे भागेगा। तो कहा कि ये तो खतरनाक है, हर साल इसका प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो ये 10 साल के बाद क्या होगा? घाटा में जाने लगेगा। तो इसका भी ऑप्शन मिलेगा तो हम क्या करेंगे? प्राइवेटाइज कर देंगे। यानी कि यह कहना है कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज दीज ऑर्गेनाइजेशंस इवन दे वेयर प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग। यानी सरकार ने क्या किया कि इन दोनों को प्राइवेटाइज करने का निर्णय ले लिया, जबकि दोनों क्या थे? मुनाफा कमाने वाले प्रतिष्ठान थे। इसी में नालको भालको सब चला गया। नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सब प्रॉफिट मेकिंग अंडरटेकिंग थे, समझे। और उसको प्राइवेटाइज कर दिया। और ये जो प्राइवेट लेने वाला था वो अंधा गूंगा बहरा नहीं था, वो भी आँख वाला था, समझे। ये लेने टेक ओवर करने के पहले समीक्षा वो भी किया था और देखा कि अगर टेक ओवर कर लेंगे तो क्या कैसे हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो देखा कि टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा कंट्रोलिंग मेजर्स को और इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ये लोग जो मनमाना करता है उसको टाइट कर देंगे, समझे। जहाँ ठीक से काम नहीं करेगा भगा देंगे, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक मशीन लगा, ये सब करेंगे। और जैसे करेंगे वैसे ही टाइट हो जाएगा। और हम तो 600 करोड़ के जगह पर एवरेज 600 करोड़ है, हम तो 1500 करोड़ सकारे हैं, और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि टाइट कर देंगे तो 3000, 4000 करोड़ मिलेगा, हमको रिटर्न मिलेगा, कमाने को मिलेगा। और 600 करोड़ के जगह पर 1500 करोड़ न देना है तो 1500 करोड़ देंगे। अब बिना टेंशन का इंडस्ट्री लगाइए तो ये कराइए तो वो कराइए, सब चलता हुआ इंडस्ट्री मिल जाएगा। और खाली मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, स्ट्रिक्ट कर देंगे, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे, और 4000 करोड़ प्रॉफिट अनाधुन लगातार आने लगेगा। इंडस्ट्री बैठाने में 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, यहाँ तो पूरा टेस्टेड चीज़ है। तो वो भी पहले देख लिया। डिक्रीजिंग प्रॉफिट जो था उसको भी टेस्ट किया सर, कि इनका प्रॉफिट गिर रहा है और सरकार जो है अबलाइज है कि भैया आप ले लो, और जैसे ले लोगे तो हम ये फैसिलिटी दे देंगे, ये चीज़ कर देंगे, तो हमको क्या है? हमको टेंशन नहीं है, रनिंग इंडस्ट्री है, उसका प्रॉफिट में तो है ही, प्रॉफिट केवल घट न रहा है, इसको हम कंट्रोल कर देंगे। क्यों घट रहा है उस पर स्टेप ले लेंगे, फिर से क्या होगा? रिवर्स डायरेक्शन में चल जाएगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, समझे। तो ये सब देखा गया। तो पहले बहुत ऐसे गवर्नमेंट के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थे जहां आप लोग ऑन पेपर नहीं, ऑफ पेपर, ऑफ रिकॉर्ड आप सुने होइएगा कि यहाँ से स्टील की चोरी बहुत होती है। ट्रक का ट्रक स्टील जो है मैनेजमेंट और सेफ्टी सिक्योरिटी वाला मिल करके ट्रक का ट्रक स्टील गायब करा देता है। ऐसा बहुत इंडस्ट्री में सुनने को मिलता है, समझे। वहाँ के ऑफिशियल जो है या वहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं वो बता देते हैं कि यहाँ से इंडस्ट्री में चोरी, जबकि इवन की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है ना, समझे। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होते हुए भी, समझे, तभी भी चोरी होता है। तो सब मिली भगत से होता था। तो देखा कि अब तो फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा फोर्स रहेगा, चोरी वोरी कैसे होगा, सब मैनेज कर लेंगे। तो वो सब एनालिसिस करके बड़ा ट्रिकी मैनर में वो सब इसको टेक ओवर करने के लिए एकाएक आगे बढ़ गया, समझे। तो यहाँ देखिए कि अभी उसकी बात छोड़ दीजिए, जो बंद पड़ा है उसको रीस्टार्ट कराना है, जो घाटा में जा रहा है उसको बेचना है, उसको हैंडओवर करना है। यहाँ तो सबसे पहला अटैक किस पर हो रहा है? जो प्रॉफिट में जा रहा है,
वहीं, समझे, उसी को फर्स्ट टारगेट बनाया प्राइवेट वाला, समझे, ये ले लिया।